नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप देख रहे हैं नॉलेज बेस्ड चैनल को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे ब्रूटल डिक्टेटर की, जिसने पूरी दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए लाखों लाख लोगों की निर्मम हत्या करवा दी थी। न सिर्फ हत्या करवाई दोस्तों, बल्कि ऐसे ऐसे तरीकों से हत्या करवाई जो आज तक के इतिहास में किसी और शासक के शासनकाल में देखने को नहीं मिलता। और इसी वजह से इनको दुनिया का सबसे क्रूर और निर्दयी शासकों में गिना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तैमुजिन के बारे में, जिनको आज पूरी दुनिया चंगेज खान के नाम से भी जानती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि चंगेज खान को दुनिया भले ही ब्रूटल शासक के रूप में जानती हो, लेकिन मंगोल, जहां से ये आते हैं, जहां ये पैदा हुए थे, वहां के लोग आज भी इनकी पूजा करते हैं, इनको बड़े सम्मान से याद करते हैं दोस्तों। और मंगोल में इनको सबसे महान शासक के रूप में याद किया जाता है, चंगेज खान, जिनका असली नाम तैमुजिन था। इनकी कहानी की शुरुआत मंगोल के एक छोटे से कबीले से होती है दोस्तों। चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म के समय मंगोल बहुत सारे छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था। चंगेज खान के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि इनकी हिस्ट्री के जो भी सोर्स हैं, वो एक बुक है, सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स, और ये बुक भी मंगोलों के द्वारा ही लिखी गई है। नॉर्मली ये अपनी सेखी फगाड़ने के लिए इस बुक को लिखा गया था मंगोल्स के द्वारा, और यही इसका प्राइमरी सोर्स है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो जब इनका जन्म हुआ था, उस वक्त इनकी हथेली पे एक ब्लड क्लॉट था, यानी इनकी एक हथेली में एक छोटा सा खून का धब्बा था, जिसका उस वक्त ये मतलब निकाला गया कि आगे चलकर ये बहुत बड़ा महान योद्धा और एक सुप्रीम लीडर बनेगा। ऐसी भविष्यवाणी इनके जन्म के साथ ही कर दी गई थी। जन्म के 7 साल तक तो इनका जीवन ठीक ठाक रहा, लेकिन जब ये 7 साल के ही थे, उसी वक्त इनके पिता, जिनका नाम एसुकी था, उनकी हत्या कर दी गई धोखे से। और हत्या का जो कारण था दोस्तों, वो था दूसरी ट्राइब्स यानी कबीलों के ऊपर डोमिनेंस। उस समय क्या था कि मंगोल बहुत सारे छोटे छोटे कबीले में बटे हुए थे, जो हमेशा एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ते फिरते रहते थे। इसमें इनके पिता भी एक थे, और इन्हीं लड़ाइयों के बीच इनके पिता की हत्या कर दी जाती है। इनके पिता की हत्या के वक्त ये महज 7 साल के थे। इनकी पिता की हत्या के बाद इनको इनके परिवार को छोड़ दिया जाता है, कबीले से बाहर निकाल दिया जाता है। यहीं से इनकी जिंदगी का एक बहुत कठिन दौर शुरू होता है, जो करीब 8 से 10 साल तक चलता है। आइए जानते हैं उसके बारे में। जब इनको कबीले से बाहर निकाल दिया जाता है, इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। और हाँ दोस्तों, इनके इस बुरे दौर की एक कहानी भी बहुत फेमस है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इस वक्त इनके पास खाने की हमेशा कमी रहती थी। पेट भर खाने के लिए भोजन नहीं था। इनके और भी भाई बहन थे, इनकी माँ थी, लेकिन इनको पेट भर भोजन के लिए भी बड़ा संघर्ष करना पड़ता था। तो क्या होता है कि एक बार जब इनके भाई ने चुरा के इनकी मछली खा ली थी, जी हाँ दोस्तों, मछली, तो इनको इतना गुस्सा आया था, इतना गुस्सा आया कि इन्होंने तुरंत ही ऑन स्पॉट अपने भाई की हत्या कर दी, मार डाला उन्हें। इससे इनके नक्शे कदम का पता तो यहीं से चल गया था कि भविष्य में आखिर ये क्या करने वाले हैं। जब ये महज 16 साल के होते हैं, तब ये अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। लेकिन इनको उस समय तक पता चल जाता है कि अकेले तो बदला लिया नहीं जा सकता, अकेले तो लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती, ना ही जीती जा सकती है। और इसीलिए इसके उपाय के लिए इन्होंने कबीलों की इकट्ठा करने की सोच ली, ताकि मैं सबको इकट्ठा कर सकूं, अपनी शक्ति बढ़ा सकूं और अपने पिता की मौत का बदला ले सकूं। और इसका उस समय जो सबसे आसान तरीका था दोस्तों, वो था दूसरे कबीले में शादी संबंध स्थापित कर लेना। ऐसा इन्होंने भी किया। एक दूसरा कबीला था, उस कबीले के जो नेता थे, उनकी लड़की बोर थे, उनसे इन्होंने शादी कर ली और उस कबीले के साथ अपने संबंध अच्छे कर लिए। एक बात दोस्तों मैं आपको बता दूं इनकी पर्सनल लाइफ से संबंधित, कि शादी के बावजूद इनकी जिंदगी में कई नहीं बल्कि कई हजार महिलाएं आईं, जिनके साथ इनके संबंध स्थापित हुए। दोस्तों, इनफैक्ट अभी तक कुछ साल पहले की एक रिसर्च में तो ये भी पाया गया कि दुनिया के हर 200 व्यक्ति में से एक व्यक्ति इनके ब्लड लाइन का है। इससे आप समझ सकते हैं कि इनके कितने महिलाओं के साथ संबंध रहे होंगे। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह भी है दोस्तों कि जिंदगी में इतनी हजार औरतों से संबंध के बावजूद भी इन्होंने अपनी महारानी का दर्जा सिर्फ बोरते, जो इनकी पहली पत्नी थी, उनको ही दिया, और जिंदगी भर महारानी का पद सिर्फ पोर्ते के पास ही रखा गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जब ये 16 साल के थे, इनकी शादी हुई, और इनकी पत्नी जो थी वो कोन किरात ट्राइब की थी। लेकिन कुछ ही टाइम में इनकी पत्नी जो थी उनको किडनैप कर लिया गया। जी हाँ, किडनैपिंग। क्योंकि उस समय के ट्राइब्स के बीच में बड़ी आम बात थी कि एक ट्राइब्स का लीडर दूसरे ट्राइब्स के लीडर की
वाइफ यानी पत्नी को किडनैप कर लेते थे अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए और उनको अपनी पत्नी बनाकर रखते थे। यही इनके साथ भी हुआ और इनकी पत्नी को किडनैप कर लिया गया। तो इनके साथ भी यही होता है दोस्तों कि इनकी पत्नी का अपहरण हो जाता है और जिस ट्राइब ने बोरते का अपहरण किया था, बोरते यानी इनकी पत्नी, उस ट्राइब का नाम था मैरकिट। लेकिन उन्हें हार नहीं मानी दोस्तों। क्या होता है कि इनके बचपन का एक बहुत ही अजीज मित्र होता है, जो सिर्फ मित्र ही नहीं, इनका ब्लड ब्रदर भी होता है। ब्लड ब्रदर मतलब सगा भाई ना होकर बचपन में आप खून के माध्यम से एक दूसरे से ऐसा रिश्ता जोड़ लेते हैं जो एकदम भाई की तरह हो। एक दूसरे की रक्षा का वादा करते हैं, हमेशा साथ रहने और साथ निभाने की बात करते हैं। वही इन्होंने भी किया था जामुखा के साथ। जी हाँ, इनके ब्लड ब्रदर का नाम था जामुखा। तो क्या करते हैं कि ये जामुखा के साथ मिलकर अपनी पत्नी को छुड़ा लेते हैं। अपनी पत्नी को छुड़ाने के बाद ये पूरी ट्राइब, जो मैरकी ट्राइब थी, जिसके सरदार ने इनकी पत्नी बोरते को किडनैप किया था, अपहरण कर लिया था, उस पूरी की पूरी ट्राइब को ही समाप्त कर देते हैं। हर एक सदस्य की हत्या कर देते हैं। और हाँ दोस्तों, बीच में मैं आपको एक बात बता दूं कि इनके नाम पे चंगेज खान जो लगा हुआ है, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये मुस्लिम थे। जी नहीं, चंगेज खान एक उपाधि थी जो इनको 1206 ईस्वी में मिली थी, जब पूरे मंगोल में इनसे लड़ाई करने के लिए या इनके बराबर का कोई राजा या सरदार नहीं बचा किसी कबीले में, तब इनको चंगेज खान की उपाधि दी गई थी, जिसका मतलब था ग्रेट खान या सुप्रीम लीडर। आगे बढ़ते हैं। चंगेज खान के 4 पुत्र थे, जिसमें जोची, जो इनका पहला पुत्र था, जो इनकी पत्नी बोरते से पैदा हुआ था। हालांकि ये कभी क्लियर नहीं हो पाया कि जोची इनके ही पुत्र थे या नहीं, क्योंकि जब इनकी पत्नी का अपहरण हुआ था उसी के बाद इनके ये पुत्र पैदा हुआ था, जिससे कुछ लोग का ऐसा मानना है कि ये चंगेज खान का पुत्र है ही नहीं। लेकिन फिर भी दोस्तों, चंगेज खान ने जोची को हमेशा अपने पुत्र की तरह, अपने लड़के की तरह ही पाला, उनको प्यार किया और कभी भी इनके प्यार में कोई कमी नहीं आने दी। अच्छा, एक बात है दोस्तों कि इनके पुत्र भी कई हजार थे। अब हजारों स्त्रियों से इनके संबंध रहे हैं तो इनके पुत्र भी हजार थे, लेकिन इनकी खुद की पत्नी से इनके 4 पुत्र थे। अब आगे ये कबीलों को संगठित करना शुरू कर देते हैं और अपनी शक्ति को भी बढ़ाना लगातार जारी रखते हैं। लेकिन कुछ ही सालों में क्या होता है दोस्तों कि इनकी ज़िंदगी में एक अजीब सी घटना होती है, जो ये होती है कि इनका जो मित्र या ब्लड ब्रदर जामुखा होते हैं, उनसे इनकी दुश्मनी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये मेरिटोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। अब मेरिटोक्रेसी क्या होती है? इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो योग्य हो उसे ही सत्ता प्राप्त हो, योग्यता के अनुसार पद का दिया जाना, यही मेरिटोक्रेसी होता है। जैसे कि आपने सुपर 30 मूवी आई थी अभी से कुछ दिन पहले, उसमें देखा होगा दोस्तों। इसमें ऋतिक बोलते हैं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। सेम बात यही चंगेज खान ने भी कही थी, जो इनके दोस्त को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वो एक दूसरे कबीले के सरदार के पुत्र थे और उनको ऐसा लगता था कि अब हम तो राजा के पुत्र हैं, तो सारी पावर हम ही को मिलनी चाहिए, राजा हम ही बन सकते हैं, कोई और नहीं। और इन्हीं विचारों में मतभेद के कारण तैमुजिन यानी चंगेज खान और जामुखा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और दुश्मन बन बैठते हैं। कुछ ही सालों में तैमुजिन और जामुखा के बीच एक जबरदस्त बैटल भी देखने को मिलती है। इसमें हालांकि जीत जामुखा की होती है। जामुखा चंगेज खान के 70 जनरल्स को जिंदा पकड़ लेता है और उनको जिंदा पकड़ के उबलते हुए पानी में उबलवा देता है दोस्तों। इतनी ज्यादा ब्रूटैलिटी, इतना ज्यादा ब्रूटल था जामुखा। और ये सब देख के चंगेज खान का तो पूरा दिमाग ही मानो खराब हो जाता है। फिर क्या होता है कि चंगेज खान अपनी पूरी शक्ति के साथ आर्मी को रीऑर्गेनाइज करने में लग जाते हैं और अपनी आर्मी को बड़े जबरदस्त तरीके से बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही सालों में 1204 ईस्वी में दोबारा इनका जामुखा से युद्ध होता है, जिसमें इस बार जीत चंगेज खान की होती है। चंगेज खान पूरी की पूरी ट्राइब को और जामुखा की आर्मी की हत्या करवा देते हैं। किसी को भी बख्शा नहीं जाता, सभी को एक तरफ से मरवा देते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, जामुखा को जिंदा पकड़ लिया जाता है। उसके पीछे भी एक स्टोरी है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि जामुखा जो थे, उनके जनरल थे, वो अपने आप को हारता हुआ देख के उन्हें तो लगा कि अगर हम पकड़ लिए गए जिंदा तो हमें तो चंगेज खान बहुत बुरी तरीके से मारेगा, लेकिन अगर हम अपने सरदार जामुखा को चंगेज खान के हवाले कर दें तो शायद जामुखा को पाने के बाद चंगेज खान हमें जिंदा छोड़ देंगे। तो ये क्या करते हैं कि इनके जनरल जामुखा को पकड़ के चंगेज खान के सामने ले जाते हैं और चंगेज खान को कहते हैं कि ये लीजिए अब आप जामुखा को और हमें छोड़ दीजिए, साथ ही हमें कुछ इनाम भी दीजिए जो हमने आपके लिए किया है। तो चंगेज खान कहते हैं ठीक है। चंगेज खान क्या करते हैं कि वो सारे के सारे जर्नल्स की गर्दन कटवा देते हैं।
बोलते हैं जाओ ले लो इनाम। क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि चंगेज खान को लगता है कि अगर तुम लोग जामू खां के साथ थे तो तुम्हें अंत टाइम तक जामू खां के साथ ही रहना चाहिए था। चंगेज खान को धोखे से बहुत एलर्जी रहती है। चंगेज खान को गद्दारी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है और इसी वजह से वो सारे सरदार के जो जनरल्स थे, जामू खां के जो जनरल थे, उन सबको मरवा देते हैं। इसके आगे क्या होता है दोस्तों कि मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जितने भी लोगों की हत्या करवाई थी वो इतने ब्रूटल तरीके से चंगेज खान ने हत्या करवाई थी कि आप सुन के भी घबरा जाएं। ये लोगों को पकड़वाते थे, उनको जिंदा उबलवा देते थे दोस्तों, जिंदा उबलवा देते थे पानी में, साथ ही साथ लोगों को पकड़ के उनकी रॉड डलवा के जिंदा भुनवा देते थे आग में, जैसे चिकन होता है ना, सेम वैसे ही। और भी इनकी हत्या के कई सारे ब्रूटल तरीके थे, लेकिन ये इतने ही ब्रूटल हैं दोस्तों कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, इतने ब्रूटल थे। और हाँ दोस्तों, इनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि ये दुश्मन के किसी भी व्यक्ति पर रहम नहीं खाते थे, चाहे फिर वो वृद्ध हो, बीमार हो, बच्चे हों या फिर स्त्रियां ही क्यों ना हो, किसी पर रहम नहीं खाते थे, सबकी हत्या करवा देते थे। बीमार लोगों के साथ तो इनकी एक और ही कहानी है। बीमार को ये अपने दुश्मन खेमे में पकड़ पकड़ के फेंकवा देते थे ताकि दुश्मन खेमे में बीमारी फैल जाए और दुश्मन सब के सब अपने आप बीमारी से ही मरने लगें या मर जाएं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद क्या होता है कि ये अपने पिता का बदला लेने के लिए, अब ये अपने दोस्त से तो बदला ले ही लेते हैं, इसके बाद क्या होता है कि अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए तारतार कबीले से युद्ध करते हैं। अब तारतार कबीला वही होता है जिसने इनके पिता की धोखे से जहर खिलाकर हत्या कर दी थी। तो वहां पर भी चंगेज खान बड़ी ब्रुटैलिटी दिखाते हैं और आदेश दे देते हैं तारतार कबीले के युद्ध के समय कि अपनी सेना को आदेश देते हैं कि जब तक पूरा ये एरिया है, कबीलों का जो एरिया है, वो हल चलाने यानी बुआई जैसी जगह ना हो जाए तब तक घोड़ों को दौड़ाते रहें, मतलब तब तक कत्लेआम करते रहें, मारते रहो जो भी दिखे, कुत्ता, बिल्ली, स्त्री, वृद्ध, कोई भी दिखे। अपनी सेना को आदेश दे रखे होते हैं, कोई भी दिखे बस खत्म करना है आपको किसी भी तरीके से। यहाँ तक कि वृद्धों तक को नहीं बख्शते थे। लाखों लाख लोगों को मरवा दिया दोस्तों इन्होंने। और अंत में 1206 ईस्वी में जब पूरे मंगोल में इनके टक्कर के लिए कोई बचा ही नहीं, सारे के सारे कबीलों ने इनके सामने घुटने टेक दिए या जो इनसे लड़ सकते थे उनकी हत्या जब इन्होंने करवा दी, तब आखिर में जाकर चंगेज खान को चंगेज खान यानी ग्रेट खान की उपाधि मिली। मतलब अब यही है सुप्रीम मंगोल में, इनसे ऊपर कोई था ही नहीं। उस वक्त इनको चंगेज खान की उपाधि मिलती है। अब तक चंगेज खान ने पूरी मंगोलियन ट्राइब्स को जीत लिया था दोस्तों। न सिर्फ जीता बल्कि सभी ट्राइब्स को यूनाइट भी किया था। इनके बारे में मैं बता दूं दोस्तों कि इनकी सबसे अच्छी बात थी, इन्होंने सारे कबीलों को एक कर लिया था। इनको पता था कि शक्ति सिर्फ सारे कबीलों को बढ़ाने से ही मिल सकती है, इसीलिए इन्होंने सारे कबीलों को इकट्ठा कर लिया था। अब आगे क्या होता है कि पूरे मंगोल को तो ये अपने अधिकार में ले चुके होते हैं, तो अभी आगे बढ़ना शुरू करते हैं। आगे किस ओर? चाइना की तरफ, नॉर्दर्न चाइना की तरफ आगे बढ़ते हुए ये नॉर्दर्न चाइना को तहस नहस कर देते हैं। और उस समय नॉर्दर्न चाइना काफ़ी सिविलाइज्ड था और नॉर्दर्न चाइना इन कबीलों को बहुत ही मामूली समझते थे। लेकिन चंगेज खान ने अपनी जो ताकत है वो चाइनीज को दिखा देते हैं और चाइना के बहुत सारे गाँव को, शहरों को तहस नहस कर देते हैं। अच्छा, उस समय दोस्तों चाइनीज नगरों की एक खास बात ये थी कि ये लोग अपनी रक्षा के लिए बहुत ही सुदृढ़, बड़ी बड़ी मजबूत दीवारें बना लेते थे नगर के चारों ओर। और आपको ये जानकर आश्चर्य भी होगा शायद कि आज की द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो चीन में आप देख रहे होंगे, देख पाते हैं, वो भी दुश्मनों से रक्षा के लिए ही बनाई गई थी मुख्य रूप से। तो दोस्तों ये चीन के नगर चारों ओर से बड़ी मजबूत और ऊंची दीवार से घिरे होते थे, जिनकी दीवारों को ध्वस्त करना चंगेज खान के लिए इतना आसान तो था नहीं, क्योंकि इनके पास उस समय तक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी वाले हथियार तो थे नहीं। तो इनका तरीका बड़ा ही दिलचस्प होता था दोस्तों कि ये उस शहर के चारों तरफ घेराव करके बैठ जाते थे और उस शहर की सारे खाने और पानी की सप्लाइयाँ काट देते थे और तब तक बैठे रहते थे जब तक वो शहर के लोग भूख और प्यास से मार कर बाहर ना निकलने लगे। हमेशा यही करते थे कि घेरा डालकर चारों ओर से बैठ जाते थे। जैसे कि आपने अलाउद्दीन खिलजी की जो मूवी आई थी पद्मावत, उसमें भी आपने देखा होगा अलाउद्दीन खिलजी पूरे शहर का घेराव करके बैठ जाता है। सेम वही सिचुएशन ये भी करते थे। और जब नगर के लोग भूख प्यास से व्याकुल होकर बाहर निकलते थे, चंगेज खान इतना जबरदस्त अटैक करते थे कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता था।
धीरे धीरे एक एक करके ये पूरे नॉर्दर्न चाइना को चंगेज खान अपने कब्जे में कर लेते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इनके जो पौत्र कुबलाई खान थे वो बाद में पूरे चाइना को ही अपने कब्जे में ले लेते हैं, लेकिन चंगेज खान के टाइम में सिर्फ नॉर्दर्न चाइना को ही अपने कब्जे में ले पाते हैं और इसके बाद ये आगे बढ़ जाते हैं। इनको चाहिए होती है वेल्थ, यानी खूब सारा पैसा और व्यापार। अब व्यापार के लिए ये ईरान की ओर बढ़ते हैं, वहां पर अपने 2 दूत भेजते हैं और उस समय ईरान में ख्वारिज्म एम्पायर का शासन होता है। वहां पर अपने 2 दूत भेजकर बोलते हैं कि देखो, मैं उगते हुए सूरज का समय हूं और तुम डूबते हुए, चलो हाथ मिलाते हैं। लेकिन पर्सिया यानी आधुनिक ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, वहां का जो ख्वारिज्म एम्पायर था वो ये सुन के इनका मजाक उड़ाते हैं और इनको हल्के में लेते हुए इनके दोनों दूतों के पहले तो बाल मुड़वा देते हैं, इसके बाद उनकी गर्दनें कटवाकर वापस भिजवा देते हैं चंगेज खान के पास। ये देखकर चंगेज खान को इतना गुस्सा आता है दोस्तों कि वो तुरंत ही अपनी लाखों लाख मंगोलों की सेना लेकर पर्सिया की बढ़ जाते हैं और ख्वारिज्म एम्पायर के शासकों को दिखा देते हैं कि आखिर चंगेज खान को चंगेज खान उपाधि यूं ही नहीं मिली। ये पहुंचते हैं ईरान, वहां पर जबरदस्त कत्लेआम करते हैं, पूरे के पूरे शहर को आग लगा देते हैं, जला देते हैं, लोगों को मारते हैं, पशुओं को मारते हैं, जो भी दिखता है बस मारो। बीमार लोग जो होते हैं उनको गुलेल में लगाकर दुश्मन खेमे में फेंक देते हैं, वहां बीमारी फैल जाए। इतना कत्लेआम मचाते हैं कि लोगों की डेड बॉडीज की दीवार बना देते हैं ताकि जब सामने से दुश्मन अटैक करे तो उनको पहले इनसे भिड़ना पड़े। बहुत ज्यादा ब्रुटैलिटी दिखाते हैं, बहुत ज्यादा। और ये तब तक वहां पर कत्लेआम चलाते हैं, पूरे शहर को जलाते रहते हैं, लोगों को मारते रहते हैं, जब तक पूरा का पूरा अंपायर इनके घुटनों पर आके नहीं बैठ जाता। इसके बाद चंगेज खान की सेना जब पर्सिया साम्राज्य को जीत लेती है तो ये अपनी सेना को आदेश देते हैं कि अब यूरोप की तरफ आगे बढ़ो। और यूरोप की तरफ बढ़ते हुए रूस का एक बहुत बड़ा हिस्सा, पोलैंड और यूरोप का एक बहुत बड़ा हिस्सा, कई सारे हिस्से जो आज के टाइम में बहुत सारे देश बन चुके हैं, उनको कब्जे में कर लेता है। कुल मिलाकर चंगेज खान जो मंगोल के एक छोटे से कबीले में पैदा हुआ था, उसने दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था और इसके लिए उसने इतनी ब्रुटैलिटी दिखाई, इतना कत्लेआम किया, इतनी ज्यादा निर्मम हत्याएं करवाई, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में किसी और शासक के शासन में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। अगर आंकड़ों पर गौर करें दोस्तों तो आंकड़े बताते हैं कि चंगेज खान ने अपने पूरे जीवन काल में 50 लाख से भी ऊपर लोगों की हत्या करवा दी थी। जी हाँ दोस्तों, 50 लाख से ऊपर लोगों की हत्या। और इन ना खत्म होने वाली लड़ाइयों के बीच सन 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हो जाती है। हालांकि मंगोलों का ये विजय अभियान चंगेज खान के बाद भी जारी रहता है, लेकिन उसके बाद जो मंगोल शासन है वो सब ज्यादा बढ़ता है इनके पौत्र, जो इनके चौथे पुत्र होते हैं, उनके लड़के कुबलाई खान होते हैं, उनके टाइम में सबसे शिखर पर पहुंच जाता है मंगोल्स का पूरी दुनिया पर अधिकार। लेकिन एक बात बता दूं दोस्तों कि मंगोल भारत पर बार बार प्रयास के बाद भी भारत पर कभी कब्जा नहीं जमा सके। चंगेज खान के बाद भारत में कई बार 4 या शायद 5 बार इनके आक्रमण हुए, लेकिन भारत पर कभी कब्जा नहीं जमा सके और इनका जो शासन था वो यूरोप, चाइना, एशिया, पर्सिया क्षेत्रों तक ही सीमित रहा था। तो दोस्तों ये थी बायोग्राफी चंगेज खान की। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।